सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पैराडाइज इमिग्रेशन में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो यार जैसा कि आप लोग थंबनेल टाइटल को देखकर समझ गए होंगे, यार बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो होने वाली है दोस्तों साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए, कि साउथ कोरिया में ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे दोस्तों आप किस तरीके से वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका है दोस्तों वहाँ पे सेटलमेंट लेने का, ठीक है, और वो भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ कोरिया दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंट्री है, और जिसके पासपोर्ट की रैंकिंग दोस्तों दुनिया में दूसरे नंबर पे है। टॉप 2 में दोस्तों इसका पासपोर्ट आता है, दूसरे नंबर पे। और दोस्तों इसकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे दोस्तों जो लोगों की, आम लोगों की भी सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ की इकोनॉमी वाइज और वहाँ के हर चीज़ में दोस्तों किसी से भी कम वो कंट्री नहीं है दोस्तों। अप टू द मार्क है हर चीज़ पे दोस्तों, नंबर 1 कंट्री में गिना जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो साउथ कोरिया में जो लोग हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं, जॉब्स वगैरह के भी। और जो लोग दोस्तों वहाँ पे जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं दोस्तों, उनको भी प्रोसेस नहीं समझ में आ पाता। ठीक है, और किसी ने भी दोस्तों एक्चुअल इस प्रोसेस के बारे में अभी तक भी यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं हुई दोस्तों। तो आज हम पहली बार दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, किस तरीके से दोस्तों आप रिफ्यूजी और स्टेटलेस पर्सन के तौर पे वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपको सारा गाइड होगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक उस इंसान को जो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को सेट करना चाहता है दोस्तों, उस तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको वहाँ पर जाके अपना स्टेटलेस पर्सन या रिफ्यूजी का स्टेटस आपको अपना अप्लाई करना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको साउथ कोरिया में किसी भी वैलिड वीज़ा पे अगर आप एंटर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाके दोस्तों ऑन द स्पॉट उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑन द स्पॉट से मेरा मतलब दोस्तों, जिस समय भी आप वहाँ पर लैंड होंगे साउथ कोरिया में, आपको दोस्तों वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस में अपनी एंट्री रजिस्टर करवानी होगी। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे लैंड होते हैं, आप अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो स्टेप होता है दोस्तों, आपको किस तरीके से ये स्टेटलेस पर्सन का और रिफ्यूजी का वीज़ा दोस्तों मिलता है, आपको किस तरीके से दोस्तों आपकी इसकी एक्सटेंशन होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो रिफ्यूजी समझना पड़ेगा कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ग्राउंड्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें रीज़न क्या है, आप कौन किस को वो रिफ्यूजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 3-4 रीज़न्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जिनमें वो हर बंदे को सिलेक्शन का उनका क्राइटेरिया है दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो रीज़न है वो है आपका, कि आपको जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको वहाँ पे कोई खतरा है, या आपको दोस्तों कुछ आप इस एक्टिविटी को इस तरीके की आप वहाँ पे है जो आपको पसंद नहीं है, और जो जिस तरीके को आप कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों वहाँ रहने में। ठीक है दोस्तों, या आपको कोई रिलीजियस कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर दोस्तों, किसी भी तरीके की। एंड सेकंड थिंग दोस्तों, जो इसमें जो मेजर पार्ट है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे कोई इशू है, कोई पॉलिटिकल इशू है दोस्तों वहाँ पर, या आपको कोई किसी इस तरीके का डेंजर है दोस्तों, या आपको कोई किसी से भी खतरा है, मेन रीज़न। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप दोस्तों वहाँ पे अपनी सबमिशन डलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ उनको जस्टिफाई करनी होगी, बताना होगा कि आपको वहाँ पे अपनी होम कंट्री में रहने में रिस्क है, या आपको होम कंट्री से कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही उस चीज़ों की। ठीक है, तो आपको वो चीज़ दोस्तों उनको जस्टिफाई करनी होगी। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको उनको ये चीज़ बतानी है। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट इसमें दोस्तों ओनली आपका पासपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। दोस्तों रीज़न की स्टेटमेंट, जिसमें आप अपना सारा कुछ रीज़न उनके सामने रखेंगे कि मुझे इस तरीके से खतरा है, या मैं अपनी बात को खुलकर वहाँ पे बोल नहीं सकता, ठीक है, या मुझे इस तरीके से वहाँ पर मेरी फ्रीडम नहीं मुझे मिलती। तो दोस्तों आप उन सब चीज़ों को वहाँ पर मेंशन करवाएंगे, अपनी स्टेटमेंट में उनको बताएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी स्टेटमेंट वहाँ पर उनके इमिग्रेशन ऑफिसर को लिखवाएं दोस्तों, तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलिएगा दोस्तों जिससे उनको ये चीज़ का शक हो सके कि आप इस चीज़ में दोस्तों किसी भी तरीके से गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ही समझदार होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो आपके लिए दोस्तों अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी दोस्तों उनके साथ अच्छे से ही उनको ट्रीट करना होगा, और अच्छे से ही दोस्तों सच्चाई ही उनको बतानी होगी। किसी भी तरीके के दोस्तों झूठी मूठी कहानी बनाकर आप ये मत सोचिएगा कि किसी तरीके से अगर आप झूठ बोल देंगे या ऐसा हो जाएगा तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, आपको दोस्तों उनकी जो जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम है वो उनको बतानी होगी दोस्तों। ठीक है,
और दोस्तों वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ का लॉ इस चीज़ को आपको करने की इजाज़त देता है कि आप किसी भी कंट्री, दूसरी कंट्री से आके, चाहे XYZ आप किसी भी कंट्री से हो, आप कोरिया में जाकर, साउथ कोरिया में जाकर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टेटलेस पर्सन और एज ए रिफ्यूजी। अब फ्रेंड्स, जब आपका ये सबमिशन वहाँ पे हो जाता है, आपकी स्टेटमेंट वहाँ पे डल जाती है दोस्तों, उसके बाद अगला स्टेप होता है दोस्तों, आपकी ऊपर जो भी है आपका सब कुछ मैटर सॉल्व करने के बाद आपका केस चलता रहता है दोस्तों। जब आपका केस चलेगा दोस्तों, आपको साथ ही में वीज़ा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पहले उसमें काम करने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन आपकी सारी की सारी जो भी लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट उठाएगी दोस्तों। तो आपको इस तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर काम करने की परमिशन वहाँ पे कुछ समय के लिए नहीं मिलती तो आपका खर्चा आप कैसे चलाएंगे दोस्तों। सारा का सारा खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट उठाएगी। इवन दो जो आपका लॉयर है दोस्तों, वो भी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद जब आपका वहाँ पे सबमिशन होता है और मान के चलिए आपकी फ़ाइल जब एक्सेप्ट कर ली जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों करते ही पड़ती है उनको, क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड जिस बंदे का जेन्युइन है तो उसको वहाँ पर हम रिस्क में नहीं डाल सकते। तो फ्रेंड्स, इस बेस पे वो आपकी फ़ाइल को अप्रूव कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपकी फ़ाइल अप्रूव होती है, आपको सीधा वो दोस्तों G1 कार्ड इशू करते हैं। अब दोस्तों G1 कार्ड इशू करने का उनका रीज़न ये होता है कि वो आपको एक स्टेटस दे देते हैं वहाँ पर कि आप वहाँ पर चाहें तो काम भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे चाहें तो आराम से तसल्ली से जितना भी टाइम रहना चाहेंगे उस G1 कार्ड की ड्यूरेशन तक आप रह सकते हैं। आपको ऐसा भी दोस्तों G1 कार्ड में एक रूल है कि आप अपनी होम कंट्री में चाहे तो वापस भी आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन जबकि अदर कंट्रीज़ के लिए अगर आप असाइलम अप्लाई करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जैसे US वगैरह है, कनाडा है दोस्तों, तो आपको आपकी होम कंट्री में वापस आने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन साउथ कोरिया दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जो आपको आपकी होम कंट्री में भी वापस आने की इजाज़त देता है, अनलेस और अनटिल आपका कोई भी वहाँ पे कोई आपको दिक्कत ना हो। तो आप वहाँ पे दोस्तों अपनी होम कंट्री में अपने परिवार वालों से मिलने आ सकते हैं, ठीक है, और जितनी बार भी चाहें आ जा सकते हैं, वो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जब भी आपको दोस्तों कार्ड इशू हो जाता है, उसके बाद आप लीगल है दोस्तों वहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क करने के लिए, कोई भी वर्क आप वहाँ पे कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो फ्रेंड, G1 कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि G1 कार्ड का एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि G1 कार्ड जो आपको इशू होता है उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन दोस्तों वो एक्सपायर होगा उसके बाद दोस्तों आपको आपके होम कंट्री में आना मैंडेटरी है। ये एक G1 कार्ड का दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको उसके बाद जब जितने भी दिन के लिए वो आपको इशू करेंगे, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इशू करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको वापस आना मैंडेटरी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ये 3 साल के लिए इशू होता है, तो उसके बाद दोस्तों आपको वापस आना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों इसके लिए कोई ऐसा एक्चुअल प्रोसेस नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कोई एक्चुअल प्रोसेस नहीं है जो आपको इस चीज़ को एक्सटेंड करा सके, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन आती है वहाँ पर, तो वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और यार चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे यार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू।